आज हम पनामा नहर के बारे में डिस्कस करते हैं। 1880 के दशक में एक फ्रांसीसी निर्माण टीम की विफलता के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1904 में पनामा इस्थमस के 50 मील की दूरी पर एक नहर का निर्माण शुरू किया था। इस परियोजना में रोग से ग्रस्त मच्छरों के उन्मूलन में मदद मिली थी, जबकि मुख्य अभियंता जॉन स्टीवंस नई तकनीकों को तैयार किया और समुद्र के स्तर से ताला नहर के लिए महत्वपूर्ण नया स्वरूप बनाया। उनके उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज वॉशिंगटन गोएथल्स ने एक जिद्दी पर्वत श्रृंखला की खुदाई के प्रयासों को आगे बढ़ाया और बांधों और तालों के निर्माण की देखरेख की। 1914 में खुला विश्व प्रसिद्ध पनामा नहर का निरीक्षण 1999 में अमेरिका से पनामा स्थानांतरित किया गया था। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ना। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने के लिए पनामा के इस्मत के पार एक जल मार्ग बनाने का विचार कम से कम 1500 के दशक का है, जब स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम ने अपने क्षेत्रीय गवर्नर को चाग्रेस नदी के साथ एक मार्ग का सर्वेक्षण करने के लिए टैप किया था। पहाड़ जंगल इलाके में इस तरह के मार्ग का एहसास उस समय असंभव माना जाता था। हालांकि यह विचार यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक एक संभावित शॉर्टकट के रूप में बना रहा। फ्रांस अंततः कार्य का प्रयास करने वाला पहला देश था। मिस्र में स्वेज नहर के निर्माणकर्ता गिनती फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा निर्मित निर्माण टीम ने 1880 में एक योजनाबद्ध समुद्र स्तरीय नहर पर जमीन को तोड़ दिया। फ्रांसीसी ने जल्द ही उनके सामने स्मारकीय चुनौती का सामना किया। लगातार बारिश के साथ भारी भूस्खलन, पीले बुखार और मलेरिया के प्रसार के लिए कोई प्रभावी साधन नहीं था। डी लेप्स ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक तालाब नहर की ओर समुद्र स्तर की नहर बहुत मुश्किल और पुनर्गठित थी। लेकिन 1888 में परियोजना से धन खींच लिया गया। टैडी रूजवेल्ट और पनामा नहर अमेरिकी इस्माथियन नहर आयोग के विचार और राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के एक विचार के बाद अमेरिका ने 1902 में $40 मिलियन में नहर क्षेत्र में फ्रांसीसी संपत्तियां खरीदी। जब एक कोलंबियाई क्षेत्र में निर्माण के अधिकारों पर एक प्रस्तावित संधि को खारिज कर दिया गया था, अमेरिका ने पनामियन स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे अपने सैन्य वजन को फेंक दिया। अंततः नई सरकार के साथ एक समझौते पर बातचीत की। 6 नवंबर 1903 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा गणराज्य को मान्यता दी और 18 नवंबर को पनामा के साथ एच.ए. बुनाओ वारिला संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने पनामा नहर क्षेत्र के विशेष और स्थायी कब्जे को मंजूरी दे दी। बदले में पनामा को $10 मिलियन और 9 साल बाद शुरू होने वाली $2,50,000 की वार्षिकी प्राप्त हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन हेयर और फ्रांसीसी इंजीनियर फिलिप जीन बुनाओ वर्ला द्वारा बातचीत की गई इस संधि की कई पनामाओं ने अपने देश की नई राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में निंदा की थी। फ्रांसीसी प्रयास से सबक नहीं लेते हुए अमेरिकियों ने कोलोन से पनामा सिटी तक लगभग 50 मील की दूरी पर एक समुद्र स्तरीय नहर के लिए योजना तैयार की। यह परियोजना आधिकारिक तौर पर 4 मई 1904 को एक समर्पण समारोह के साथ शुरू हुई, लेकिन मुख्य अभियंता जॉन वालेस को तत्काल समस्याओं का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसी उपकरणों में से अधिकांश की मरम्मत की आवश्यकता थी, जबकि पीले बुखार और मलेरिया का प्रसार कार्यबल से डर रहा था। निर्माण को आगे बढ़ाने के दबाव में वालेस ने इसके बजाय 1 साल बाद इस्तीफा दे दिया। जॉन स्टीवंस नाम के एक रेल विशेषज्ञ ने जुलाई 1905 में मुख्य अभियंता के रूप में पदभार संभाला और तुरंत पश्चिम मजदूरों की भर्ती करके कार्यबल के मुद्दों को संबोधित किया। स्टीवंस ने काम में तेजी लाने के लिए नए उपकरणों और तैयार किए गए कुशल तरीकों का आदेश दिया।
जैसे कि रेल की पटरी के टुकड़ों को उठाने के लिए झूलते बूम का उपयोग और खुदाई की गई सामग्री को हटाने के लिए रेल मार्ग को समायोजित करना। उन्होंने भूस्खलन से उत्पन्न कठिनाइयों को भी तेजी से पहचाना और रूजवेल्ट को आश्वस्त किया कि इलाके के लिए एक ताला नहर सबसे अच्छा था। मुख्य स्वच्छता अधिकारी डॉक्टर विलियम गोर्गस द्वारा इस परियोजना में बहुत मदद की गई थी, जो मानते थे कि मच्छरों ने इस क्षेत्र में स्वदेशी घातक बीमारियों को जन्म दिया है। गोर्गास ने वाहकों का सफाया करने के लिए एक मिशन शुरू किया। उनकी टीम ने घरों में जमकर धुनाई की और पानी के कुंडों की सफाई की। नवंबर 1905 में स्तंभ पर पीले बुखार का अंतिम रिपोर्ट किया गया था, जबकि अगले दशक में मलेरिया के मामले काफी कम हो गए थे। हालांकि नवंबर 1906 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस क्षेत्र का दौरा किया था, लेकिन इस परियोजना को तब झटका लगा जब स्टीवंस ने कुछ महीनों बाद अचानक इस्तीफा दे दिया। असंतुष्ट, रूजवेल्ट ने सेना के कोर इंजीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज वॉशिंगटन गोएथल्स को नया मुख्य अभियंता नामित किया। उन्हें इमारत क्षेत्र में लगभग सभी प्रशासनिक मामलों पर अधिकार दिया। गोएथल ने कार्यभार संभालने के बाद काम पर हड़ताल करके एक गैर बकवास कमांडर साबित किया, लेकिन उन्होंने श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुविधाओं को जोड़ने का काम भी किया। पनामा नहर खतरे गौथो और पेद्रो मिगुएल के बीच पर्वत श्रृंखला के समाशोधन के लिए गोएथल्स ने क्यूलब्रा कट पर प्रयासों को केंद्रित किया। लगभग 9 मील स्ट्रेच का उत्खनन लगभग 1 घंटे का ऑपरेशन बन गया, जिसमें 6000 पुरुष चोर थे। किसी भी एक समय पर श्रद्धांजलि। परियोजना के इस चरण पर ध्यान दिए जाने के बावजूद कलेब्रा कट एक कुख्यात डेंजर जोन था, क्योंकि दुर्घटनाएं अप्रत्याशित भूस्खलन और डायनामाइट विस्फोटों से बड़ी थीं। अगस्त 1909 में गैटुन में कंक्रीट डालने के साथ तालों का निर्माण शुरू हुआ। जोड़े में निर्मित प्रत्येक चैम्बर को 110 फीट चौड़ा 1000 फीट लंबा मापने के साथ ताले को पुल के साथ एम्बेडेड किया गया था, जो कि उच्च स्तर को बढ़ाने और निचले स्तर पर लेवरेज किया गया था। अंत में नहर मार्ग के साथ 3 तालों ने समुद्र तल से 85 फीट ऊपर जहाजों को उठा लिया, बीच में मानव निर्मित गतुआन झील तक। होलो बोइट लॉक गेट भी बनाए गए थे, जिनकी ऊंचाई 47 से 82 फीट तक थी। पूरा उद्यम बिजली से चलता था और एक नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से चलता था। पनामा नहर पूरी हुई 1913 में ग्रांड प्रोजेक्ट करीब से शुरू हुआ। मई में कलेब्रा कट के केंद्र में विपरीत दिशाओं से काम करने वाले 2 स्टीम फावड़े और कुछ हफ्ते बाद गाटून डैम में आखिरी स्पिलवे को बंद कर दिया गया ताकि झील को अपने आप सूझ सके पूर्ण ऊंचाई। अक्टूबर में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने व्हाइट हाउस में एक टेलीग्राफ का संचालन किया, जिसने गम्बो डाइक के विस्फोट को गति दी, जिससे कलेब्रा कट में शुष्क मार्ग के अंतिम हिस्से में बाढ़ आ गई। पनामा नहर आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 1914 को खोला गया था। हालांकि प्रथम विश्वयुद्ध के प्रकोप के कारण नियोजित भव्य समारोह को डाउनग्रेड कर दिया गया था। $350 मिलियन से अधिक की लागत से पूरा हुआ। ये अमेरिकी इतिहास की उस बिंदु पर सबसे महंगी निर्माण परियोजना थी। कुल मिलाकर लगभग 3.4 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट ताले के निर्माण में चला गया और लगभग 240 मिलियन क्यूबिक गज की चट्टान और गंदगी की खुदाई अमेरिकी निर्माण चरण के दौरान की गई। पनामा नहर के निर्माण में कई लोग मारे गए। 1904 और 1913 के बीच कार्यरत 56,000 श्रमिकों में से लगभग 5,600 लोग कथित तौर पर मारे गए। पनामा नहर का प्रभाव 1935 में मडैन डैम को जोड़ने के कारण पनामा नहर 20वीं शताब्दी में वैश्विक व्यापार मार्गों के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण घटक साबित हुई।
स्थानीय प्रेक्षण के लिए संक्रमण की शुरुआत 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा नेता उमर टोरजोस द्वारा हस्ताक्षरित संधि के साथ हुई थी, जिसमें पनामा नहर प्राधिकरण ने 31 दिसंबर 1999 को पूर्ण नियंत्रण ग्रहण किया था। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविलर्स द्वारा 7 आश्चर्यों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त थी। 1994 में आधुनिक दुनिया में नहर ने सितंबर 2010 में अपने 1 मिलियन पासिंग शिप की मेजबानी की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।